गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू द क्लास। चलिए, मैंने लास्ट क्लास में जो डिस्कस करी थी मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी। मैंने आपको बताया था कि 10% लॉ फॉलो होता है जब भी एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस component of the environment has been extensively studied and it has been found that the green plant in terrestrial ecosystem capture about 1% of energy of sunlight that falls on the leaves and convert into the food energy. When green plant are eaten by primary consumer, जब green plants को primary consumer consume करेंगे, अ ग्रेट डील ऑफ लॉस्ट, बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी। एंड सम गोज इनटू द डाइजेशन में यूज़ होगी, ग्रोथ में यूज़ होगी, रिप्रोडक्शन में यूज़ होगी। एंड एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्नड इनटू ओन बॉडी। तो 10% एनर्जी ही आपकी प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, एंड मेड अवेलेबल टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। उसके नेक्स्ट लेवल में सिर्फ उसकी 10% बचेगी। तो 10% कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू फॉर द amount of organic matter that is present at each step and reaches to the next level of consumer. So सिर्फ 10% ही ऑर्गेनिक मैटर आपका ट्रांसफ़र होगा, एनर्जी यानी कि ट्रांसफ़र होगी एक लेवल से दूसरे लेवल पर। उसके बाद सो लिटिल एनर्जी इज़ अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल of a consumer and food chain generally consist of only 3 or 4 steps. तो 3 या 4 steps ही होते हैं फूड चेन के अंदर. The loss of energy at each step is so great and that very little usable energy remains after the 4 trophic level. There are generally a greater number of individual at the lower trophic level of ecosystem and the greatest number of producers. उसके बाद आता है आपका द लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली. ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 or more kinds of organism which in turns are eaten several other organism. तो एक तरीके का रिलेशनशिप है फूड्स ऑर्गेनिज्म के अंदर. ठीक है, ये बनाता है आपका फूड वेब. मैं आपको अभी बताऊंगी फूड वेब के बारे में भी. एक बार हम फूड ये एनर्जी का फ्लो ख़त्म कर लेते हैं. उसके बाद है द फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ यूनिडायरेक्शनल. ये हमने पढ़ चुका है, यूनिडायरेक्शनल होता है. कभी भी एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है वो ऐसे ही ट्रांसफ़र होगी, इसी डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होगी, वापस नहीं ट्रांसफ़र होगी ना. ऐसा नहीं होगा कि लॉयन से डियर से प्लांट्स में, ऐसा नहीं होगा. यूनिडायरेक्शनल होगी, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफ़र होगी. द एनर्जी दैट इज़ कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ डज नॉट रिवर्ट बैक. ठीक है, वापस नहीं जाती है. सोलर जैसे हम सोलर एनर्जी कंज्यूम करता है प्रोड्यूसर, तो वो वापस सोलर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है. एक बार कंज्यूम कर लिया प्रोड्यूसर ने तो उसके बाद वो एनर्जी कंज्यूम कर लेता है प्रोड्यूसर ही. ठीक है, तो वापस नहीं जाती है, इसीलिए क्या है कि यूनिडायरेक्शनल है. उसके बाद देखिए सनलाइट से प्रोड्यूसर से हर्बीवोर से कार्निवोर्स, उसके बाद टॉप कार्निवोर्स इसको कंज्यूम करते हैं. तो ये है आपका फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम. ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी फूड वेब के बारे में. आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर फूड वेब बना हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले फूड वेब क्या है. फूड वेब है इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन. जितनी भी फूड चेन है आपस में अगर इंटरकनेक्टेड है तो उसको हम बोलते हैं फूड वेब, है ना. इट शोज़ हाउ फूड चेन आर इंटरडिपेंडेंट. तो ये बताता है कि आपका फूड चेन एक दूसरे के ऊपर कैसे इंटरडिपेंडेंट है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फूड वेब के. फूड वेब्स आर नेवर स्ट्रेट. ये कभी भी स्ट्रेट नहीं होती हैं, ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं. दे आर लिंकिंग ऑफ फूड चेन. सेकेंड पॉइंट है आपका फूड वेब प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव पाथवे ऑफ फूड अवेलेबिलिटी. एंड इफ़ अ पर्टिकुलर स्पीशीज़ इज़ डिस्ट्रॉय, समझ लो एक स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव प्रे आ जाता है, उसके लिए ऑल्टरनेटिव खाना फूड अवेलेबल हो जाता है, जिसकी वजह से फूड वेब बनती है. उसके बाद फूड वेब इंक्रीजेज इन इकोसिस्टम स्टेबिलिटी. ये क्या है, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है ना. अब मान लीजिए यहाँ पर प्लांट्स को, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, मान लीजिए यहाँ पर अगर डियर ख़त्म हो जाते हैं तो इसकी जगह पे कोई ना कोई आप एक और ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आ जाएगा जो कि प्लांट्स को खा लेगा और वो लॉयंस के लिए भी अवेलेबल होगा. तो ये एक स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं. ठीक है, तो ये है फूड वेब. फूड वेब क्या है, इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन. चलिए ओके.
अब है यहाँ पर ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में मैंने आपको बता देती हूँ। ये है इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू शो द बायोमास और बायो प्रोडक्टिविटी। एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं? ये शो करते हैं बायोमास, पिरामिड्स ऑफ पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर, ये सब शो करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको इतना कुछ आई थिंक है नहीं आपके कोर्स में, तो आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके कोर्स में है ही नहीं पिरामिड्स के लिए। चलिए, ओके, अब बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट आया बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। 100% मतलब ऐसे 95%, 99% आपसे ये क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन है क्या। तो देखो एक बार बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या है। देखो, वन ऑफ द रीज़न इज़ द यूज़ ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि बहुत सारी जो देखिए हार्मफुल केमिकल्स एंटर अवर बॉडी। हमारे बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं किसी भी तरीके से आपकी बॉडी में जैसे वाटर अगर पॉल्यूटेड है और उस वाटर को आप कंज्यूम करते हैं तो वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, टॉक्सिन्स जो होते हैं। ठीक है, सो दीज केमिकल आर आइदर वॉश डाउन इनटू द सॉइल और इनटू द वाटर बॉडीज। फ्रॉम द सॉइल दे आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स एंड अलॉन्ग विद द water and minerals, and from the water bodies these are taken up by the aquatic plants and animals। ठीक है, तो जैसे ही वाटर, अगर आपका वाटर जो है वो पोल्यूटेड है, केमिकल्स हैं उसके अंदर, है ना, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, तो उससे क्या होगा? आपका वाटर पोल्यूट होगा। ये वाटर पोल्यूट होगा तो सॉइल भी पोल्यूट होगी, और ये वाटर और ये सॉइल पोल्यूट होगी तो सॉइल कंज्यूम करेगी, इसको एब्जॉर्ब करेगी, इस गंदे पानी को, इस पोल्यूटेड वाटर को, है ना। जैसे ही प्लांट में जाएगा ये टॉक्सिसिटी प्लांट्स में प्रोड्यूस होगी। प्लांट्स कौन कंज्यूम करेगा? प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स कंज्यूम करेंगे। तो हर्बीवोर्स भी टॉक्सिन्स को टॉक्सिन का लेवल हर्बीवोर्स में इंक्रीज होगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द वे इन विच दे आर एंटर इनटू द फूड चेन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, है ना। वाटर अगर पोल्यूट हुआ, सॉइल के अंदर एंटर हुआ, सॉइल से एब्जॉर्ब हुआ, टॉक्सिन कहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ? प्लांट्स के अंदर, और फिर ये टॉक्सिन कहाँ ट्रांसफ़र हुआ? हर्बीवोर्स के अंदर, फिर कार्निवोर्स के अंदर। तो इसकी वजह से फूड चेन में ये टॉक्सिन्स क्या हो जाते हैं? एंटर कर जाते हैं। ऑल दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। ये सारे केमिकल्स क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। एंड दीज गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल, और ये ईच ट्रॉफिक लेवल पे इंक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, as a human being occupy the top level in any food chain, the maximum concentration of these chemical get accumulated in our body। उसकी वजह से हम क्या है, ह्यूमन बींग्स क्या है, टॉप लेवल पे हैं फूड चेन में। तो क्या होता है कि मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ केमिकल जो होता है वो ह्यूमन बींग्स में ही प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं हम बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। दिस इज़ द रीज़न वाई अवर food grains such as wheat and rice, vegetable and fruits, even meat contain varying amount of pesticide residue and they cannot be removed by washing or other means। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले तो आप डेफिनेशन नोट कीजिए बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन की। क्या है? increasing level of toxic substance within the organism that happens at each stage of the food chain. It is called as biological magnification. The buildup of toxic substances within a single organism, it is called as biological accumulation। ठीक है, तो ओके, तो चलिए सबसे पहले द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इंक्रीजेस। सबसे पहले पॉइंट यही है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है ना, ईच ट्रॉफिक लेवल पे। इस प्रोसेस को बोलूँगी मैं बायो मैग्नीफिकेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ सब पेस्टिसाइड्स इन वन ट्रॉफिक लेवल इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स एट अनदर ट्रॉफिक लेवल। तो ये बढ़ता चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका यहाँ पर मान लीजिए आपका जो तो टॉक्सिसिटी थी वो थी 1, मान लीजिए 1 थी यहाँ पर। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1000। यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1 लाख, मतलब बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1000, यहाँ 10,000, यहाँ 1 लाख, और ज़्यादा इंक्रीज़ होती चली जाएगी। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे ही टॉक्सिसिटी का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये था हमारा बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको पढ़िएगा। ओके,
चलिए लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, हाउ डू अवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द इन्वायरमेंट, कैसे हमारी एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मोस्टली द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड द वेस्ट डिस्पोजल। पहला स्टार्ट करते हैं ओजोन लेयर के बारे में एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड। ठीक है, सबसे पहले ओजोन लेयर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, 9th क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि ओजोन लेयर क्या है। हाई यूवी रेडिएशन ब्रेक डाउन ऑक्सीजन इनटू ऑक्सीजन एटम एंड दीज ऑक्सीजन एटम व्हेन कंबाइंड विद द ऑक्सीजन इट दे फॉर्म अ ओजोन। क्या होता है कि जब यूवी रेडिएशन आता है ऑक्सीजन पर तो ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। ये देखिए ब्रेक डाउन हो जाती है जब ऑक्सीजन के ऊपर जब यूवी फॉल ऑफ करती है तो क्या होता है कि ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हो जाती है, O+O में ब्रेक डाउन हो जाती है, फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो जाते हैं। और जब ये फ्री रेडिकल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, ओजोन बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि द थिकनेस ऑफ द ओजोन ओवर द अंटार्कटिका, ये मैंने आपको बताया था 9th में, वॉज फाउंड टू बी डिक्रीज्ड इन 1985 एंड दिस इज़ डिफाइंड एज ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन किसकी वजह से होता है, क्योंकि ड्यू टू द एक्सेसिव यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन रेफ्रिजरेटर, AC, एरोसोल्स एक्सेट्रा, एंड थिनिंग ऑफ ओजोन वुड अलाउ पेनिट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर कॉजिंग ब्लाइंडनेस, स्किन कैंसर एंड म्यूटेशन। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जब ओजोन लेयर ही आपकी डिप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा, जो सन की जो यूवी रेडिएशन है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन है, वो डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स के पास हमारे एनवायरनमेंट में एंटर करेगी। तो क्या होगा, हम ह्यूमन बींग्स को स्किन कैंसर है, एक्वेटिक लाइफ भी अफेक्ट होगी। देयर आर मैनी हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैपन ड्यू टू दिस डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर एक्चुअली एक तरीके की शील्ड है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, एक तरीके से शील्ड का काम करती है, शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन। ठीक है, ओजोन क्या है, डेडली पॉइजन है ना, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, चलिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इसके, ओजोन डिप्लीशन के, एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज कॉजेज द स्किन कैंसर एंड यूवी डैमेजेस द आइज ऑल्सो, इट अफेक्ट्स ह्यूमन प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल्स, ये ध्यान रखना अपना। नेक्स्ट पार्ट है हमारा मैनेजिंग द गार्बेज प्रोड्यूस। ठीक है, लास्ट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट है हमारा मैनेजिंग द गार्बेज यूज़। सबसे पहले गार्बेज डिस्पोजेबल। गार्बेज क्या है, वेस्ट मटेरियल जितना भी है आपका वो क्या है, गार्बेज है। वेस्ट मटेरियल आर नोन एज गार्बेज एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ गार्बेज, biodegradable garbage and non-biodegradable garbage. Garbage that is completely decomposed by the microorganism, they are called as biodegradable garbage, that's जैसे कि fruit, vegetable peels, sewage etc. and substances which cannot be decomposed through the microorganism, they are called as non-biodegradable garbage, जैसे प्लास्टिक, ग्लास, पेस्टिसाइड्स, मेटल्स, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स एक्सेट्रा। तो क्या क्या मेथड है, मेथड ये है कि आप वेस्ट डिस्पोजेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डे टू डे लाइफ एंड देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल मैनेजमेंट, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, बायोगैस प्लांट हैं, लैंड फिलिंग्स हैं, रिसाइकलिंग है, कंपोस्टिंग है एंड रीयूज़, ये आप यूज़ कर सकते हैं टू रिड्यूस द वेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये था आपका कुछ पार्ट, फ्रॉम दिस योर चैप्टर फिनिशेस। और मैं आपको अगर कोई इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होगी मैं आपको डिस्कस करूँगी। ठीक है, लाइव क्लास में मैं डिस्कस कर लूँगी अगर कोई इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होगी। ठीक है, लाइव क्लास में इस पर लूँगी, किसी को कोई डाउट होगा तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, और उसी लाइव क्लास में मैं आपकी ये एक्टिविटीज़ भी और ये क्वेश्चन भी, जो भी जिसको कोई डाउट होगा किसी एक्टिविटी में हो, चाहे किसी क्वेश्चन में हो, चाहे किसी कंसेप्ट में हो, आप उसी में ही पूछ लीजिएगा लाइव क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।